दोस्तों, आज भी हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पढ़ने जा रहे हैं। ये प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की दूसरी वीडियो है। इसमें हम पुराने यानी कि ओल्ड नियमों के साथ साथ नए अपडेट्स को भी जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज हम शुरुआत कर रहे हैं ब्लाइंड लिटरेचर से। इसमें परमिटेड आइटम्स के अंतर्गत ब्रेल या किसी विशेष लिपि में पत्र, पत्रिकाएं और पुस्तकें भेजी जा सकती हैं। यहाँ संचार प्रतिबंध का खास ध्यान रखें कि इसमें कोई भी सामान्य मुद्रित संचार यानी ऑर्डिनरी प्रिंट कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। हालांकि आप शीर्षक, सामग्री तालिका, निर्देश या वापसी लेबल लगा सकते हैं। पैकेट के ऊपर एक अनिवार्य अंकन आवश्यक है कि उस पर ब्लाइंड लिटरेचर लिखा होना चाहिए और साथ ही प्रेषक का नाम और पता भी होना चाहिए। पैकिंग शर्त ये है कि इसे या तो बिना कवर के भेजें या फिर ऐसे कवर में जो दोनों सिरों से खुला हो, ताकि इसकी आसानी से जांच हो सके। इसकी अधिकतम भार सीमा 7 किलोग्राम है। ये भी जान लें कि इसमें सिर्फ कागज ही नहीं बल्कि ब्रेल प्लेट्स, ध्वनि रिकॉर्ड, डिस्क, फिल्म, टेप और तार भी अलाउड हैं। अब हम पीओ गाइड पार्ट 1 के अनुसार इसके डाक नियम को देखते हैं। इसमें डाक शुल्क पूरी तरह मुक्त है, लेकिन हवाई मार्ग पर शुल्क लागू होगा। इसके साथ ही इसमें पंजीकरण, पावती और रसीद की सत्यापित प्रति से भी छूट मिलती थी। अब ओल्ड दंड को देखें तो नियम का उल्लंघन होने पर वितरण के समय पत्र या पार्सल दर में से जो भी कम हो वो लागू होती थी। लेकिन अब वेबसाइट के अनुसार नए अपडेट को ध्यान से नोट करें। डाक नियम वही है कि डाक शुल्क मुक्त रहेगा और हवाई मार्ग पर शुल्क लागू होगा, परंतु सबसे बड़ा बदलाव उल्लंघन दंड में हुआ है। नए नियमों के अनुसार यदि किसी शर्त का उल्लंघन होता है तो ब्लाइंड लिटरेचर आइटम पर संबंधित डाक वस्तु पर देय डाक शुल्क का 2 गुना शुल्क लिया जाएगा। अब आप एक बार इस टेबल को देख लें या इसका स्क्रीनशॉट रख लें, जिसे हम अभी डायग्राम के साथ समझाने वाले हैं। ब्लाइंड लिटरेचर के आकार की सीमाओं को देखें तो यदि पैकेट रोल के रूप में है तो उसकी लंबाई कम से कम 100 mm और ज़्यादा से ज़्यादा 800 mm हो सकती है। इसी रोल वाले पैकेट के लिए एक और नियम है जिसमें हम कुल लंबाई और व्यास यानी टोटल लेंथ प्लस 2 डायमीटर का फॉर्मूला लगाते हैं, जिसके अनुसार लंबाई और व्यास के 2 गुने का जोड़ कम से कम 170 mm और अधिकतम 1000 mm होना चाहिए। अब अगर पैकेट रोल के अलावा किसी और शेप में है यानी चपटा या बॉक्स जैसा है तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये बुक पोस्ट से थोड़ा अलग है। इसका न्यूनतम आकार 100 mm गुणा 70 mm होना चाहिए। वहीं अधिकतम आकार की बात करें तो लंबाई 600 mm, चौड़ाई 300 mm और ऊंचाई 300 mm तक हो सकती है। अब देखते हैं रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर यानी कि पंजीकृत समाचार पत्र के बारे में। सबसे पहले हम इसका पंजीकरण संख्या प्रारूप समझते हैं। इसका प्रारूप कुछ इस तरह होता है, जैसे DN/XYZ/2025-2027। यहाँ DN का मतलब है डिवीजन या राजपत्रित डाकघर का नाम, XYZ वो आवंटित संख्या है जो दी गई है, और अंत में 2025 से 27 ये पंजीकरण की वैधता के लिए 3 वर्ष की अवधि को दर्शाता है। एक खास बात नोट करें कि पंजीकरण संख्या का वर्ष वाला भाग हर नवीकरण पर बदल जाता है। अब बात करते हैं अखबारों के पैकेट की, तो इसमें एक ही तारीख के एक जैसे पंजीकृत समाचार पत्र की प्रतियां होनी चाहिए और ये स्थानीय एजेंटों को संबोधित होना चाहिए। साथ ही इनका वितरण डाकघर की खिड़की, मेल कार्यालय या RMS वैन के जरिए किया जाता है। आखिर में पंजीकरण आवश्यकताएं देखते हैं तो इसका भारत में समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार के साथ पंजीकृत होना चाहिए और इसे प्रेस और पुस्तकों के पंजीकरण और पुस्तकों के अधिनियम 1867 का पालन करना अनिवार्य है। वहीं इसके पंजीकरण का अधिकार संबंधित डाक मंडल के SP, RMS डिवीजन या राजपत्रित पोस्टमास्टर को होता है। चलिए अब हम इसके शुल्क और शर्तों को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले पंजीकरण और नवीकरण शुल्क की बात करें तो पंजीकरण के लिए कोई शुल्क नहीं लगता है, लेकिन नवीकरण के लिए यदि आवेदन 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर के बीच प्राप्त होता है तो शुल्क 50 रुपये लगेगा, और अगर आवेदन 31 दिसंबर के बाद यानी अवधि समाप्त होने पर प्राप्त होता है तो नवीकरण शुल्क 100 रुपये लगेगा। इसकी वैधता की बात करें तो प्रत्येक पंजीकरण या नवीकरण 3 कैलेंडर वर्ष के लिए मान्य होता है। अब पोस्टिंग और मात्रा की शर्तें देखते हैं। प्रकाशक को कम से कम 50 प्रमाणित ग्राहकों की सूची प्रस्तुत करनी होती है। पोस्टिंग करते समय एक बार में कम से कम 100 प्रतियां होनी चाहिए और एक RNP पैकेट का अधिकतम वजन 5 किलोग्राम तक हो सकता है। इंडिया पोस्ट वेबसाइट के अनुसार कुछ नई पात्रता शर्तें भी जान लेते हैं।
इसे पत्र एवं आवधिक पंजीकरण अधिनियम 2023 के तहत न्यूज़पेपर की परिभाषा में आना चाहिए। ये केवल भारत में प्रकाशित, मुद्रित या निकाला गया, ब्रॉट आउट, प्रिंटेड और पब्लिश्ड इन इंडिया ओनली होना चाहिए। साथ ही इसका भारत के प्रेस रजिस्ट्रार जनरल के साथ पंजीकृत होना और इसके पास पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। और यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि इसे पत्र एवं आवधिक पंजीकरण अधिनियम 2023 के सभी प्रावधानों का पालन करना भी आवश्यक है। इसके अलावा प्रशासनिक और परिचालन दिशा निर्देश समय समय पर जारी प्रशासनिक आदेशों के अनुसार माने जाएंगे। तो चलिए अब हम पंजीकृत समाचार पत्र के डाक शुल्क यानी पोस्टेज चार्जेस को समझते हैं। ये पहले की जैसे ही हैं, इनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। अगर आप आरएनपी की एकल प्रति यानी सिंगल कॉपी भेज रहे हैं तो 50 ग्राम तक इसका शुल्क 0.25 रुपये यानी 25 पैसे है। अगर वजन 50 ग्राम से ऊपर और 100 ग्राम तक है तो शुल्क 0.50 रुपये यानी 50 पैसे लगेगा। और इसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त 100 ग्राम के लिए 0.20 रुपये यानी 20 पैसे जुड़ेंगे। दूसरी स्थिति तब होती है जब एक ही पैकेट में एक ही अंक की एक से अधिक प्रतियां यानी मल्टीपल कॉपीज ऑफ सेम इशू भेजी जा रही हों, तो इसमें 100 ग्राम तक का शुल्क 0.50 रुपये है और उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त 100 ग्राम के लिए 0.20 रुपये शुल्क लगेगा। वैसे तो नॉर्मल पार्सल की सेवा को बंद कर दिया गया है, लेकिन फिर भी हम इसके नियमों को समझ लेते हैं क्योंकि अभी भी इसमें से बहुत से प्रश्न आ सकते हैं। इसमें निषिद्ध वस्तुओं के अलावा कुछ भी भेजा जा सकता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण नियम ये है कि पार्सल में प्राप्तकर्ता के लिए एक व्यक्तिगत प्रकृति का एकल लिखित संचार या सिंगल रिटन कम्युनिकेशन ऑफ पर्सनल नेचर शामिल हो सकता है, लेकिन इसके अलावा कोई अन्य लिखित संचार पार्सल में अनुमत नहीं है। अब संदिग्ध पार्सल की स्थिति को देखें तो इसे खुले वितरण के लिए या फिर ओपन डिलीवरी अंकित करके आगे भेजा जाएगा और इसे डिलीवरी कार्यालय में प्राप्तकर्ता की उपस्थिति में खोला जाएगा। जांच में यदि अतिरिक्त पत्र मिलते हैं तो प्राप्तकर्ता के लिए एकल संचार को छोड़कर एक्सेप्ट 1 टू एड्रेसी प्रत्येक अतिरिक्त लिखित संचार पर पत्र डाक दर का 2 गुना शुल्क लगेगा और यदि प्राप्तकर्ता ये शुल्क नहीं देता तो पार्सल प्रेषक को लौटाया जाएगा या आरटीएस होगा और ये शुल्क प्रेषक से वसूले जाएंगे। अब हम वजन सीमा को देखते हैं। इसमें सबसे पहले अपंजीकृत पार्सल की बात करें तो इसकी अधिकतम सीमा पहले 4 किलोग्राम थी, लेकिन अब यहाँ विशेष ध्यान दें कि 500 ग्राम से ऊपर के सभी लेख अब पार्सल की श्रेणी में आते हैं, जिन्हें अब जवाबदेह वस्तु अकाउंटेबल आइटम माना जाता है। इसके बाद पंजीकृत पार्सल को देखें तो यदि इसे किसी शाखा डाकघर को या वहां से भेजा जा रहा है तो अधिकतम वजन 10 किलोग्राम हो सकता है और वहीं अन्य मामलों में यानी मुख्य या उप डाकघरों के लिए पंजीकृत पार्सल की सीमा 20 किलोग्राम निर्धारित है। अब हम इसकी पोस्टिंग एवं पंजीकरण शर्तें यानी पोस्टिंग एंड रजिस्ट्रेशन कंडीशंस देखते हैं। पंजीकृत पार्सल के लिए डाक एवं पंजीकरण शुल्क का पूरा भुगतान पहले से करना आवश्यक है। नियम ये है कि प्रत्येक पार्सल को डाकघर की खिड़की पर प्रस्तुत करना आवश्यक है, लेकिन अगर कोई पार्सल लेटर बॉक्स में पाया जाता है तो उसे पंजीकृत माना जाएगा और उसे पंजीकरण पीए को सौंप दिया जाएगा। अब हम शुल्क और भार सीमा को समझते हैं। 500 ग्राम तक का शुल्क पहले 19 रुपये था, जबकि अब जो पार्सल सुविधा उपलब्ध है उसमें 19 की जगह 36 रुपये लगते हैं, क्योंकि अब पार्सल को जवाबदेह वस्तु माना जाने लगा है। इसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त 500 ग्राम के लिए 16 रुपये लगते हैं और ये अभी भी समान है, जिसे हम आगे भी कुछ ही देर में विस्तार से पढ़ेंगे। अंत में अगर पार्सल 5 किलो से अधिक है तो उसकी होम डिलीवरी के लिए 5 रुपये का शुल्क लगता था। चलिए अब हम इंडिया पोस्ट पार्सल रिटेल को देखते हैं। जैसा कि हमने बताया, सामान्य अपंजीकृत पार्सल यानी नॉर्मल अनरजिस्टर्ड पार्सल सेवा को बंद कर दिया गया है और अब रजिस्टर्ड पार्सल को इंडिया पोस्ट पार्सल रिटेल के नाम से पुनः शुरू किया गया है। इसमें सबसे बड़ा बदलाव ये है कि अब सभी पार्सल जवाबदेह वस्तुएं माने जाएंगे। इसकी पात्रता शर्तों की बात करें तो इसका वजन 500 ग्राम से अधिक होना चाहिए। न्यूनतम आयाम यदि ये रोल फॉर्म में है तो लंबाई और व्यास के 2 गुने का जोड़ 170 mm या उससे अधिक होना चाहिए और अन्य फॉर्म में इसका साइज 140 गुना 90 mm होना जरूरी है।
वहीं अधिकतम सीमा देखें तो अधिकतम लंबाई 1.5 मीटर हो सकती है, लेकिन लंबाई और परिधि का जोड़ 3 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका कुल वजन या वॉल्यूमेट्रिक वजन 35 किलोग्राम तक हो सकता है, और यदि ये कोई पत्र आइटम नहीं है तो इसे व्यापारिक माल के रूप में घोषित करना होगा। अभी हमने इंडिया पोस्ट पार्सल रिटेल की जो भी आयाम बताई थी, एक बार उन्हें फिर से इस डायग्राम से समझ लीजिए। सबसे पहले न्यूनतम आयाम की बात करें तो यदि ये रोल फॉर्म में है तो इसकी लंबाई और व्यास के 2 गुने का जोड़ 170 mm या उससे अधिक होना चाहिए, और यदि ये अन्य फॉर्म में है तो इसका साइज 140 गुना 90 mm होना ज़रूरी है। वहीं अधिकतम लंबाई 1.5 मीटर हो सकती है, लेकिन ध्यान रहे कि लंबाई और परिधि का जोड़ 3 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब हम बुकिंग और भुगतान को समझते हैं। सबसे पहले पार्सल पर इंडिया पोस्ट पार्सल साफ तौर पर अंकित होना चाहिए। रूल 9 पोस्ट ऑफिस रेगुलेशंस 2024 के अनुसार डाक शुल्क पूरी तरह से पूर्व भुगतान यानी फुली प्रीपेड होना चाहिए। इसमें फ्रैंकिंग की छाप को भी पूर्व भुगतान के रूप में स्वीकार किया जाता है, और यदि महानिदेशक यानी डीजी की अनुमति हो तो डाक शुल्क बाद में भी वसूला जा सकता है। अब प्रसारण और सेवाओं की बात करें तो पार्सल सामान्यतः सतह द्वारा भेजे जाएंगे। इसमें कई मूल्यवर्धित सेवाएं यानी वैल्यू एडेड सर्विसेज भी उपलब्ध हैं, जैसे कैश ऑन डिलीवरी, बीमा, डिलीवरी का प्रमाण यानी पीओडी, और प्राप्तकर्ता विशिष्ट डिलीवरी यानी एड्रेसी स्पेसिफिक डिलीवरी। इसके बाद पैकेजिंग और सुरक्षा को देखें तो पैकेजिंग प्रेषक या डाकघर द्वारा निर्देशों के अनुसार होनी चाहिए। निर्देशों का पालन न करने वाले पार्सल स्वीकार नहीं किए जाएंगे, और यदि इसमें कोई अवैध सामग्री पाई जाती है तो पार्सल को रोक लिया जाएगा और नियमों के अनुसार कार्यवाही होगी। साथ ही हर पार्सल के साथ घोषणा पत्र लगाना अनिवार्य है। अंत में डाक शुल्क की दरें नोट कर लें। 500 ग्राम तक के लिए 36 रुपये लगेंगे जीएसटी को छोड़कर, और उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त 500 ग्राम या उसके भाग के लिए 16 रुपये जीएसटी को छोड़कर यानी एक्सक्लूडिंग जीएसटी का शुल्क लगेगा। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपको 1700 ग्राम का पार्सल भेजना है। सबसे पहले हम इस पूरे वजन को 500-500 ग्राम के हिस्सों में बांटेंगे। 1700 ग्राम को हम इस तरह लिखेंगे: पहला 500 ग्राम धन, दूसरा 500 ग्राम धन, तीसरा 500 ग्राम और धन बचा हुआ 200 ग्राम। अब इनके शुल्क देखते हैं। पहले 500 ग्राम के लिए फिक्स चार्ज लगेगा 36 रुपये, दूसरे 500 ग्राम के लिए अतिरिक्त शुल्क लगेगा 16 रुपये, तीसरे 500 ग्राम के लिए भी वही अतिरिक्त शुल्क 16 रुपये, और आखिरी 200 ग्राम के लिए, चूंकि नियम कहता है 500 ग्राम या उसका भाग, इसलिए इसके लिए भी पूरे 16 रुपये लगेंगे। तो अब कुल शुल्क जोड़ते हैं। 36 धन 16 धन 16 धन 16 बराबर 84 रुपये प्लस जीएसटी अलग से। दोस्तों, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं और आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट करके हमारा हौसला बढ़ाएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपकी तैयारी ऐसे ही बेहतरीन तरीके से चलती रहे। अब हम स्पेशल सर्विसेज को देखते हैं, जिसमें भी हम रजिस्ट्रेशन को देखते हैं। पंजीकृत डाक वस्तुओं को डाक अधिकारियों द्वारा स्पेशल प्रिकॉशंस के साथ हैंडल किया जाता है। इस प्रक्रिया में बुकिंग से लेकर डिलीवरी तक सभी चरणों में रिकॉर्ड रखा जाता है। हमें एग्जाम के लिए याद रखना है कि ट्रांसमिशन के दौरान नुकसान या क्षति के लिए डाकघर उत्तरदायी नहीं होता है। डाकघर द्वारा बेचे जाने वाले स्पेशल रजिस्ट्रेशन एनवेलप्स यानी विशेष पंजीकरण लिफाफे का उपयोग केवल पंजीकृत डाक के लिए ही होना चाहिए। इन विशेष लिफाफों का प्रयोग अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स के लिए करना वर्जित है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से आर्टिकल पंजीकरण के लिए एलिजिबल हैं। उनमें आते हैं लेटर, लेटर कार्ड, पोस्ट कार्ड, बुक पोस्ट, ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट और न्यूज़पेपर जो प्रीपेड हो का भी पंजीकरण करवा सकते हैं। अब हम रजिस्टर्ड आर्टिकल एसेंशियल्स यानी पंजीकृत लेख के सार को समझते हैं। इसमें पोस्टेज और रजिस्ट्रेशन फ़ी यानी डाक शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क का पूर्व भुगतान करना मैंडेटरी है। इन आर्टिकल्स को हमेशा पोस्ट ऑफिस विंडो पर प्रस्तुत करना होता है, जहां सेंडर को सबूत के तौर पर रसीद दी जाती है। अब हम देखते हैं कि किन मामलों में रजिस्ट्रेशन कराना कंपल्सरी है। इसमें सबसे पहले इंश्योर्ड आर्टिकल आता है। ऐसा पार्सल जिसके लिए कस्टम्स डिक्लेरेशन आवश्यक है, उसका पंजीकरण भी अनिवार्य है।
जिन आर्टिकल्स में स्टैम्प्स, चेक्स या बैंक नोट्स रखे हों, उन्हें भी रजिस्टर कराना ज़रूरी है। यदि किसी आर्टिकल के ऊपर रजिस्टर्ड शब्द लिखा है तो उसका पंजीकरण अनिवार्य है। एक बार डिलीवर होने के बाद रीपोस्ट किए गए रजिस्टर्ड आर्टिकल को फिर से रजिस्टर करवाना पड़ता है। इसके अलावा कैश ऑन डिलीवरी रिटेल यानी वीपी आर्टिकल, कैश ऑन डिलीवरी और इंडिया पोस्ट पार्सल रिटेल के लिए भी पंजीकरण अनिवार्य है। अब हम एडिशनल प्रोविजंस यानी अतिरिक्त प्रावधानों को देखते हैं। आप एड्रेसी द्वारा साइन की गई रसीद की अटेस्टेड कॉपी डिलीवरी के 6 महीने के भीतर प्राप्त कर सकते हैं। यदि कोई रजिस्टर्ड इनलैंड लेटर, पैकेट या पार्सल खो जाता है तो हेड ऑफ सर्कल मुआवजा दे सकते हैं। ये मुआवजा अधिकतम 100 रुपये तक हो सकता है। हमें ध्यान रखना है कि ये राशि एक्स ग्राटिया यानी अनुग्रह के रूप में दी जाती है। ये कोई लीगल लायबिलिटी नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हानि या क्षति होने पर मुआवजे की राशि 30 SDR निर्धारित है। अब हम शुल्क को देखते हैं। इसमें पोस्टेज लेख की श्रेणी के अनुसार लगता है। वर्तमान में रजिस्ट्रेशन फीस 17 रुपये है और एक्नॉलेजमेंट फी 3 रुपये है। एक अपडेट ये है कि 1/11/2023 से नए GST नियम लागू हुए हैं। अब पोस्टेज और रजिस्ट्रेशन शुल्क के कुल जोड़ पर 18% GST लगाया जाता है। अब हम इंश्योरेंस यानी बीमा सेवाओं को समझते हैं। सभी डाकघरों में वस्तुओं का बीमा कराया जा सकता है। ये बीमा डाक भेजने के दौरान होने वाले सभी तरह के जोखिमों या नुकसान से सुरक्षा देता है। इसमें डाक शुल्क, पंजीकरण और बीमा शुल्क का पहले ही भुगतान करना अनिवार्य है। हमें डाक टिकटों को अलग अलग चिपकाना चाहिए ताकि कवर पर लगी कोई चोट छिप न जाए। बीमा की राशि सामग्री के वास्तविक मूल्य से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि सामग्री में सोना, सिक्के या कीमती धातु आदि हों तो उनका वास्तविक मूल्य पर बीमा कराना अनिवार्य है। करेंसी नोटों का बीमा अधिकतम 20,000 रुपये तक किया जा सकता है। सेना डाकघर से भेजे गए पंजीकृत लेखों का बीमा केवल 500 रुपये तक ही हो सकता है। COD और COD रिटेल लेखों में यदि वसूली राशि 1500 रुपये से अधिक है तो बीमा अनिवार्य है। अब हम सेवाओं के नाम में हुए परिवर्तनों को देखते हैं। पंजीकृत पत्र को अब स्पीड पोस्ट दस्तावेज में मिला दिया गया है। VP पंजीकृत पत्र या पार्सल का नाम बदलकर COD रिटेल कर दिया गया है। पंजीकृत पार्सल का नाम बदलकर इंडिया पोस्ट पार्सल रिटेल कर दिया गया है। अब हम बीमा की सीमा यानी इंश्योरेंस लिमिट समझते हैं। स्पीड पोस्ट डॉक्यूमेंट, COD रिटेल और इंडिया पोस्ट पार्सल रिटेल का बीमा शाखा डाकघरों में 600 रुपये तक हो सकता है। अन्य सभी डाकघरों में ये बीमा सीमा 1 लाख रुपये तक होती है। अब हम कुछ अपवादों को देखते हैं जहां बीमा ज़रूरी नहीं है। रेलवे रसीद, बिल या चालान जैसे दस्तावेजों वाले COD पत्रों का बीमा आवश्यक नहीं है क्योंकि इनका कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता। बुक पोस्ट दरों पर भेजे जाने वाले मुद्रित कागजात, पुस्तकों या दस्तावेजों पर भी बीमा अनिवार्य नहीं है। अब हम बीमित लेखों की पैकिंग और सीलिंग के नियम समझते हैं। हर बीमित पत्र को एक मजबूत कवर में बंद करके समान मोम की सील से सुरक्षित किया जाना चाहिए। यह सील ऐसी होनी चाहिए कि लिफाफे को बिना निशान छोड़े खोला ना जा सके। प्रेषक को लिफाफे पर कोई भी बाहरी लेबल नहीं चिपकाना चाहिए। इसका केवल एक अपवाद है, आप कटे हुए लेबल लगा सकते हैं जिन पर फ्रैंक की गई छाप हो। परीक्षा के लिए आपको ये याद रखना है कि इन लेबलों का अधिकतम आकार 1.5 गुणा 3 इंच होना चाहिए। काले या रंगीन बॉर्डर वाले और पारदर्शी पैनल वाले लिफाफों का इस्तेमाल पूरी तरह मना है। लिफाफे के हर जोड़ और फ्लैप पर सील लगाना ज़रूरी है। अगर लिफाफे को धागे या टेप से बांधा गया है तो उसकी गांठ पर भी सील लगाना अनिवार्य है। अभी हमने जो भी समझाया उसे आप इन चित्रों, डायग्राम में देखकर समझ सकते हैं। धागे के उपयोग में एक विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। यदि संभव हो तो धागा कवर और सामग्री के बीच से गुजारें और उसकी गांठ केंद्रीय सील के नीचे ही बांधें। कीमती सामग्री जैसे सोना, चांदी, बुलियन या सिक्कों वाले पार्सल की पैकिंग अलग होती है। इन्हें लकड़ी या धातु के मजबूत बक्से में रखना अनिवार्य है और बक्से के ऊपर कपड़े या मोटे कागज, स्टाउट पेपर का कवर होना चाहिए। सील लगाते समय एक रूपता का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सभी सीलें एक ही प्रकार की मोम की हों और उन पर एक ही निजी चिन्ह, प्राइवेट डिवाइस की स्पष्ट छाप होनी चाहिए। ध्यान रखें कि सील के लिए सिक्कों या साधारण रेखाओं का उपयोग करना मना है।
बीमाकृत पत्रों के लिए डाकघरों में मिलने वाले विशेष पंजीकरण लिफाफों का उपयोग करना हमेशा रेकमेंडेड होता है। लेख के आकार और लेबलिंग का भी ध्यान रखना होगा। लेख इतना छोटा नहीं होना चाहिए कि उस पर डाकघर के आधिकारिक लेबल न लग सकें। साथ ही पते वाली तरफ बहुत ज्यादा लिखावट या सील नहीं होनी चाहिए। चलिए अब डाकघर की जिम्मेदारी और मुआवजे के नियमों को ध्यान से समझते हैं। मुआवजा उस तारीख के 1 महीने बाद देय होता है जब प्रेषक नुकसान की सूचना डाकघर को देता है। हालांकि सर्कल प्रमुख यानी हेड ऑफ द सर्कल जांच लंबित रहने तक इस भुगतान को रोक सकते हैं। ट्रांसमिशन के दौरान नुकसान या क्षति होने पर मुआवजा प्रेषक को दिया जाता है। हमें ये याद रखना है कि मुआवजे की राशि कभी भी खोई हुई वस्तु या हुई क्षति के वास्तविक मूल्य यानी एक्चुअल वैल्यू से अधिक नहीं होगी। हानि होने पर प्रेषक को सामग्री और उसके मूल्य का पूरा विवरण देना अनिवार्य है। अब हम उन मुख्य स्थितियों को देखते हैं जिनमें कोई मुआवजा नहीं दिया जाता है। यदि प्रेषक ने पता गलत या अधूरा लिखा है और उससे गलत डिलीवरी हो जाती है तो मुआवजा नहीं मिलेगा। प्रेषक या प्राप्तकर्ता द्वारा किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी किए जाने पर भी डाकघर जिम्मेदार नहीं है। यदि बीमित वस्तु डिलीवर हो गई है और प्राप्तकर्ता ने रसीद पर हस्ताक्षर कर दिए हैं तो बाद में दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। समय सीमा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यदि प्रेषक ने बुकिंग की तारीख से 3 महीने के भीतर नुकसान की सूचना नहीं दी तो मुआवजा नहीं मिलेगा। यदि नुकसान अनुचित या असुरक्षित पैकिंग के कारण हुआ है तो भी मुआवजा देय नहीं है। यदि कवर या सील पर कोई स्पष्ट क्षति विजिबल डैमेज नहीं है और पैकिंग ऐसी थी कि सामग्री के साथ छेड़छाड़ संभव थी तो मुआवजा नहीं मिलेगा। यदि लेख में करेंसी नोट, बैंक नोट, सोने के सिक्के या बुलियन शामिल हैं और उनका बीमा वास्तविक मूल्य पर नहीं कराया गया है तो भी मुआवजा नहीं दिया जाएगा। हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि करेंसी नोटों के आधे हिस्से खो जाने पर कोई मुआवजा नहीं मिलता। यदि वस्तु को नुकसान उसकी अपनी प्रकृति के कारण हुआ है तो इसके लिए डाकघर जिम्मेदार नहीं है। अंत में, यदि बीमित वस्तु में कोई ऐसी सामग्री है जिसका डाक द्वारा प्रेषण निषिद्ध है तो मुआवजा प्राप्त नहीं किया जा सकता। मुआवजा मिलने के बाद यदि खोई हुई सामग्री वापस मिल जाती है तो क्या होगा? चलिए समझते हैं। यदि बरामद सामग्री और दिए गए मुआवजे का कुल मूल्य वास्तविक नुकसान यानी एक्चुअल लॉस से कम या उसके बराबर है तो सामग्री प्रेषक को लौटा दी जाती है। लेकिन यदि ये कुल मूल्य वास्तविक नुकसान से अधिक हो जाता है तो नियम बदल जाते हैं। ऐसी स्थिति में प्रेषक को सामग्री वापस लेने के लिए अतिरिक्त राशि यानी एक्सेस अमाउंट डाकघर को लौटानी होगी। वैकल्पिक रूप से डाकघर अतिरिक्त मूल्य के बराबर सामग्री का हिस्सा रखकर शेष भाग प्रेषक को लौटा सकता है। मान लीजिए आपका 1000 रुपये का कोई सामान खो गया था और डाकघर ने आपको 600 रुपये का मुआवजा दे दिया। कुछ समय बाद वो सामान मिल जाता है और उसकी वर्तमान हालत में कीमत 400 रुपये आंकी जाती है। यहाँ 600 रुपये मुआवजा और 400 रुपये सामान का जोड़ 1000 रुपये होता है, जो आपके वास्तविक नुकसान के बराबर है। इस स्थिति में बरामद किया गया सामान आपको वापस लौटा दिया जाएगा और आपसे कुछ नहीं लिया जाएगा। अब हम दूसरा उदाहरण देखते हैं जहां कुल राशि नुकसान से ज्यादा हो जाती है। मान लीजिए आपका 800 रुपये का नुकसान हुआ था और आपको पूरा 800 रुपये मुआवजा मिल चुका है। बाद में वो सामान सही सलामत मिल जाता है जिसकी कीमत 800 रुपये ही है। अब आपके पास 800 रुपये नकद और 800 रुपये का सामान हो गया, यानी ये वास्तविक नुकसान से ज्यादा है। इस केस में यदि आपको अपना सामान वापस चाहिए तो आपको मुआवजे की राशि डाकघर को लौटानी होगी। यदि आप राशि नहीं लौटाते तो डाकघर उस सामान को अपने पास रख लेगा। अब हम बीमा शुल्क यानी इंश्योरेंस फी की गणना को विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले हम खुदरा ग्राहकों यानी रिटेल कस्टमर्स के लिए नियम देखते हैं। यदि बीमित मूल्य 200 रुपये तक है तो शुल्क केवल 10 रुपये लगता है, लेकिन अगर मूल्य 200 रुपये से ज़्यादा है तो नियम बदल जाता है। तब पहले 200 रुपये के लिए 10 रुपये लगते हैं। इसके बाद हर अतिरिक्त 100 रुपये या उसके हिस्से पर 6 रुपये और जुड़ते हैं। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने 500 रुपये की वस्तु का बीमा कराया। इसमें पहले 200 रुपये के लिए 10 रुपये फिक्स हैं। अब शेष बचे 300 रुपये। चूंकि 300 में 100 के 3 हिस्से हैं, इसलिए 6 रुपये के हिसाब से 3 गुणा 6 यानी 18 रुपये और लगेंगे। तो कुल शुल्क हुआ 10 धन 18 बराबर 28 रुपये।
अब हम संविदा ग्राहकों यानी कॉन्ट्रैक्चुअल कस्टमर्स की बात करते हैं। इनके लिए दरें थोड़ी अलग और रियायती हैं। यहाँ 200 रुपये तक के मूल्य पर केवल 4 रुपये शुल्क लगता है। यदि मूल्य 200 रुपये से ज़्यादा है तो 4 रुपये के साथ बची हुई राशि का 1.5% और जोड़ा जाता है। इसे भी उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए मूल्य 1000 रुपये है। पहले 200 रुपये के लिए 4 रुपये लगेंगे। अब बचे हुए 800 रुपये का हम 1.5% निकालेंगे जो 12 रुपये होता है। इस प्रकार कुल शुल्क होगा 4 धन 12 बराबर 16 रुपये। अब हम तीसरी प्रमुख सेवा यानी सीओडी रिटेल, जिसे हम वीपीपी यानी वैल्यू पेएबल पोस्ट कहते थे, उसका नाम बदलकर अब सीओडी रिटेल कर दिया गया है। इसी तरह वीपीएमओ अब सीओडीएमओ के नाम से जाना जाता है। परीक्षा की दृष्टि से इसकी बुकिंग लिमिट बहुत महत्वपूर्ण है। इन लेखों को 10,000 रुपये तक की वसूली के लिए बुक किया जा सकता है, जबकि पहले ये लिमिट 5,000 रुपये थी। इस सेवा का उद्देश्य ये है कि प्राप्तकर्ता डिलीवरी के समय भुगतान करता है और व्यापारियों को डाकघर के माध्यम से लागत मिल जाती है। अब हम देखते हैं कि इसके तहत कौन से आर्टिकल्स भेजे जा सकते हैं। इसमें आप इंडिया पोस्ट पार्सल रिटेल, पत्र, बुक पोस्ट और समाचार पत्र भेज सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि इसके लिए आवश्यक डाक शुल्क और पंजीकरण शुल्क का पूर्व भुगतान यानी प्री पेमेंट करना अनिवार्य है। इसमें कुछ विशेष सामग्री भेजना सख्त मना है। आप इसके जरिए कूपन, लॉटरी टिकट या स्नोबॉल सिस्टम से जुड़ी वस्तुएं नहीं भेज सकते। भेजते समय प्रेषक को ये घोषणा करना होता है कि वस्तु एक वास्तविक आदेश यानी बोनाफाइड ऑर्डर के तहत भेजी जा रही है। महानिदेशक द्वारा अधिसूचित कुछ विशेष डाकघरों में इसके लिए अतिरिक्त घोषणा देना अनिवार्य होता है। अंत में हम उन वस्तुओं को देखते हैं जिनका कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता, जैसे कानूनी दस्तावेज, बीमा पॉलिसी या रेलवे रसीदें आदि को भी सीओडी रिटेल के जरिए भेजा जा सकता है। लेकिन शर्त यह है कि ये सभी दस्तावेज किसी वैध आदेश से जुड़े होने चाहिए। अब हम देखते हैं कि किन डाकघरों में ये सुविधा उपलब्ध है। सीओडी रिटेल लेख किसी भी मनी ऑर्डर कार्यालय में पोस्ट किए जा सकते हैं। हमें ये ध्यान रखना होगा कि इन्हें गंतव्य स्थान पर भी केवल मनी ऑर्डर कार्यालय में ही भेजा जा सकता है। कुछ अपवादों को छोड़कर ये सेवा मुख्य रूप से मनी ऑर्डर कार्यालयों के बीच ही संचालित होती है। अब हम इसके पोस्ट करने के तरीके यानी मैनर ऑफ पोस्टिंग को समझते हैं। लेख के साथ निर्धारित मुद्रित प्रपत्र यानी प्रिंटेड फॉर्म लगाना अनिवार्य है। प्रेषक को इस फॉर्म में राशि स्याही से साफ साफ भरनी होती है। इसके साथ ही खंड 188 के तहत दी गई घोषणा पर हस्ताक्षर करना भी जरूरी है। लेख के ऊपरी बाएं कोने में सीओडी रिटेल लिखना चाहिए। इसके साथ ही वसूली की पूरी राशि अंकों और शब्दों में लिखी होनी चाहिए। लेख के निचले बाएं कोने में प्रेषक का नाम और पूरा पता होना चाहिए। नाम और पते के लिए आप स्टैंप की छाप का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमें ध्यान रखना है कि भुगतान का शहर वही होना चाहिए जहां से लेख बुक किया गया है। अंत में लेख खिड़की पर प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को डाकघर द्वारा रसीद दी जाती है। सीओडी रिटेल लेखों की थोक बुकिंग। ये सुविधा उन फर्मों या संस्थाओं को दी जाती है जो प्रतिदिन कम से कम 10 बीमा रहित सीओडी रिटेल वस्तुएं पोस्ट करती हैं। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाता है। इस सुविधा की अनुमति और पूछताछ के लिए स्थानीय डाक अधीक्षक सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिसेज से संपर्क करना होता है। अब हम पैकेजिंग की शर्तों को देखते हैं। यदि वस्तु बहुत छोटी है या पते वाली तरफ मोम या लिखावट से ढकी हुई है तो उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसका केवल एक ही अपवाद है। यदि पता लिखने वाला लेबल पर्याप्त बड़ा है और उस पर बहुत ज़्यादा लिखावट नहीं है तो उसे स्वीकार किया जा सकता है। अब हम वसूली सीमा और बीमा के नियमों को देखते हैं। जिन सीओडी रिटेल लेखों की वसूली राशि 1500 रुपये से अधिक है उनका बीमा कराना अनिवार्य है। लेकिन जिन वस्तुओं का कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता, जैसे बिल, रेलवे रसीद या किताबें, उन्हें इस अनिवार्य बीमा नियम से छूट दी गई है। प्राप्तकर्ता से राशि वसूलने के बाद प्रेषक को मनी ऑर्डर द्वारा भुगतान किया जाता है। यदि प्राप्तकर्ता पहली सूचना के 7 दिनों के भीतर लेख की डिलीवरी नहीं लेता है तो 8वें दिन उसे प्रेषक को वापस भेज दिया जाएगा। अगर प्राप्तकर्ता लिखित आवेदन देता है और शुल्क जमा करता है तो लेख को अधिकतम 7 और दिनों के लिए रोका जा सकता है।
आपको ध्यान रखना है कि जमा किया गया विलंब शुल्क यानी डिटेंशन फी वापस नहीं किया जाता है। लेख वापस आने पर प्रेषक को बचे हुए डाक शुल्क यानी ड्यू पोस्टल चार्जेस का भुगतान करना होगा और एक्नॉलेजमेंट फॉर्म पर हस्ताक्षर करने होंगे। प्रेषक द्वारा पहले भुगतान की गई कोई भी फीस वापस नहीं की जाएगी। प्रेषक या प्राप्तकर्ता डिलीवरी या भुगतान के संबंध में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। शिकायत के लिए निर्धारित शुल्क डाक टिकट के माध्यम से जमा करना होगा। ये शुल्क केवल तभी वापस किया जाएगा जब शिकायत जांच में सही पाई जाएगी। शिकायत में प्रत्येक सीओडी रिटेल लेख का पूरा विवरण देना आवश्यक है। यदि एक से अधिक लेख हैं, तो प्रत्येक वस्तु के लिए अलग से शुल्क देना होगा। आपको ध्यान रखना है कि शिकायत पोस्टिंग की तारीख से 6 महीने के भीतर ही की जानी चाहिए। जांच का परिणाम शिकायतकर्ता को पत्र द्वारा सूचित किया जाएगा। सीओडी मनी ऑर्डर को तब तक नहीं दिखाया जाएगा जब तक कि धोखाधड़ी का आरोप न लगाया गया हो। ऐसे मामलों में निरीक्षण केवल निर्धारित डाकघर में ही किया जा सकता है। फ्रॉडुलेंट सीओडी रिटेल आर्टिकल्स यानी धोखाधड़ीपूर्ण लेखों के मामले में प्राप्तकर्ता लेख मिलने के तुरंत बाद शिकायत कर सकता है। यदि सर्कल प्रमुख यानी हेड ऑफ सर्कल को प्रथम दृष्टया या प्राइमा फेसी धोखाधड़ी लगती है, तो वे प्रेषक का भुगतान रोक सकते हैं। धोखाधड़ी की पूरी तरह पुष्टि होने पर प्रेषक को लेख वापस कर दिया जाएगा और वसूली गई राशि प्राप्तकर्ता को लौटा दी जाएगी। अब हम डाकघर की जिम्मेदारी यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पोस्ट ऑफिस के नियम देखते हैं, जिसके तहत केंद्र सरकार तब तक कोई जिम्मेदारी नहीं लेती जब तक कि प्रेषण राशि प्राप्त न हो जाए। आपको परीक्षा के लिए याद रखना है कि ये जिम्मेदारी पोस्टिंग की तारीख से 6 महीने के भीतर ही मान्य होती है। डाक शुल्क वजन के अनुसार लगता है। इसके साथ ही 17 रुपये का रजिस्ट्रेशन शुल्क देना अनिवार्य है। यदि सीओडी रिटेल की राशि 1500 रुपये से अधिक है तो उसका बीमा कराना अनिवार्य होगा। अब हम देखते हैं सीओडी रिटेल की बुकिंग फीस को। अगर आप 20 रुपये तक की सीओडी रिटेल बुक कराते हैं तो आपको केवल 2 रुपये शुल्क देना होगा। यदि आप 21 रुपये से लेकर 50 रुपये तक की बुकिंग कराते हैं तो आपको 3 रुपये शुल्क देना होगा। और अगर आप 50 रुपये से अधिक की बुकिंग कराते हैं, चाहे वो राशि कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, तो आपको बस 5 रुपये शुल्क ही देना होगा। लेकिन आपको ये समझना होगा कि ये 5 रुपये तो सिर्फ बुकिंग की फीस है। इसके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण खर्चे लगते हैं। सबसे बड़ा खर्चा मनी ऑर्डर कमीशन का होता है। जब पोस्टमैन सामने वाले व्यक्ति एड्रेसी से पैसे ले लेता है, तो उस पैसे को आप सेंडर्स तक भेजने के लिए डाकघर कुल राशि का 5% कमीशन लेता है, हर 20 रुपये पर 1 रुपया। इसके अलावा अगर आप 1500 रुपये से ज़्यादा की बुकिंग कराते हैं तो बीमा कराना अनिवार्य है, जिसका पैसा अलग से लगता है। साथ ही आपको हर पैकेट पर 17 रुपये की रजिस्ट्रेशन फीस और वजन के हिसाब से डाक टिकट का खर्चा भी अलग से देना होता है। अब हम अन्य शुल्क तालिका को समझते हैं। इसमें सबसे पहले आता है वेयरहाउसिंग चार्ज, जिसे हम दैनिक रोक शुल्क भी कहते हैं। अगर आपका भेजा गया सामान पार्सल है और उसे डिलीवरी लेने में देरी होने पर डाकघर में रोक कर रखते हैं, तो इसके लिए प्रतिदिन 3 रुपये का शुल्क लगता है। लेकिन अगर वो सामान पार्सल नहीं है बल्कि कोई अन्य लेख जैसे पत्र या पैकेट है, तो उसके लिए आपको प्रतिदिन 2 रुपये शुल्क देना होगा। अगर आप अपनी सीओडी लेख के बारे में कोई आधिकारिक पूछताछ या इंक्वायरी करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको केवल 1 रुपया शुल्क देना होगा। हम विभिन्न प्रकार के डाक शुल्कों को समझते हैं। सबसे पहले आता है पावती शुल्क यानी एक्नॉलेजमेंट फ़ी। इसे हम आम बोलचाल में एडी भी कहते हैं और इसका शुल्क 3 रुपये निर्धारित है। इसके बाद हम विलंब शुल्क यानी लेट फ़ी को देखते हैं, जो काउंटर का समय खत्म होने के बाद पोस्ट करने पर लगता है। अगर आप अपंजीकृत या अनरजिस्टर्ड लेख देर से पोस्ट करते हैं तो 2 रुपये लेट फीस लगती है। लेकिन अगर लेख पंजीकृत या रजिस्टर्ड है तो ये विलंब शुल्क 3 रुपये लगता है। अब मान लीजिए आपकी रसीद खो गई है। मूल रसीद की डुप्लीकेट कॉपी लेने के लिए आपको केवल 2 रुपये शुल्क देना होगा। फ्रैंकिंग मशीन का लाइसेंस 5 साल के लिए मिलता है और इसकी फ़ीस 375 रुपये होती है। अगर आप पोस्ट किए गए पत्र को डिलीवरी से पहले ही वापस मंगाना चाहते हैं तो प्रति लेख 6 रुपये शुल्क लगेगा। अंत में आता है प्राप्ति प्रमाण शुल्क यानी प्रूफ ऑफ डिलीवरी फ़ी। स्पीड पोस्ट जैसी सेवाओं के लिए डिलीवरी का पक्का प्रमाण लेने हेतु ये शुल्क 10 रुपये लगता है। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसे हाइप भी ज़रूर करें ताकि हमें आगे और अच्छे वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिल सके।